राजस्थान की राजनीति में इतिहास को लेकर एक बार फिर से जंग छिड़ गई है और इस जंग में इतिहास को लेकर जो बहस है वो बहस उठी है हनुमान बेनीवाल के उस बयान से, जिसमें उन्होंने राजपूत शासकों का या यूं कहें कि राजपूत राजाओं का जिक्र किया। उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसके बाद ये बहस और तेज हो गई है। मोबाइल उठाइए, ब्राउजर खोलिए, क्योंकि राजस्थान बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे सबसे पहले tv9hindi.com पर। आज के सवाल क्या हैं ये जान लेते हैं। दरअसल बीजेपी और राजपूत समाज के निशाने पर क्यों आ गए हैं हनुमान बेनीवाल? उन्होंने आखिर ऐसा क्या कह दिया जिसकी वजह से उनको लगातार टारगेट किया जा रहा है? दूसरा सवाल, एसआई भर्ती से राजपूत राजाओं तक क्यों पहुंच गए हैं बेनीवाल? एक तरफ सड़कों पर एसआई भर्ती परीक्षा रद्द किए जाने से लेकर पेपर लीक माफियाओं पर कार्रवाई, आरपीएससी के पुनर्गठन की मांग उठाने वाले हनुमान बेनीवाल आखिर अचानक राजपूत राजाओं का जिक्र क्यों करने लगे? तीसरा सवाल, इतिहास पर बहस के जरिए क्या चाहते हैं बेनीवाल? दरअसल इस बयान के पीछे उनकी मंशा क्या है? क्या कोई सियासी दांव है या इसके जरिए वो क्या हासिल करना चाहते हैं? चौथा सवाल, ये सेल्फ गोल है या हाई रिस्क रिवॉर्ड की पॉलिटिक्स जो हनुमान बेनीवाल कर रहे हैं? अब हाई रिस्क रिवॉर्ड क्या है या फिर ये बयान देकर वो फंस गए हैं, इसी सबको समझने की कोशिश आगे वीडियो में करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें, राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। राजस्थान की राजनीति हमेशा से ही जातीय समीकरणों के इर्द गिर्द भी घूमती रही है। यहां की राजनीति में जातियों का प्रभाव सिर्फ वोट तक सीमित नहीं है, बल्कि सियासी रणनीति, बयानों की दिशा और गठबंधनों की चाल भी जातीय आधार पर तय होती है। खासकर जब बात हो जाट और राजपूत जैसे दो प्रमुख समुदायों की, तो मामला और भी ज्यादा संवेदनशील और पेचीदा हो जाता है। और इसी क्रम में नागौर सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरे राज्य की राजनीति में भूचाल ला दिया। उन्होंने कहा कि राजस्थान के एक दो राजाओं को छोड़कर बाकी सब ने मुगलों से समझौते किए, युद्ध लड़ने से पहले अपनी बेटियां तक भेज दी जाती थी। इस बयान ने राजपूत समाज की अस्मिता को सीधा ठेस पहुंचाई और करनी सेना जैसे संगठनों ने इसका खुला विरोध किया, खुलकर मोर्चा खोल दिया। लेकिन असल सवाल तो यह है कि हनुमान बेनीवाल ने ऐसा क्यों कहा? इसके पीछे की राजनीति और रणनीतिक गणित क्या है? क्या वाकई एक सोची समझी रणनीति है? क्या इससे वो अपनी डूबती सियासी नैया पार करना चाहते हैं? आइए इन्हीं सवालों के जवाब तलाशते हैं। हनुमान बेनीवाल ने मीडिया से बातचीत में जो कहा वो सामान्य ऐतिहासिक बहस नहीं थी। ये बात एक नेता ने कही जो खुद को कभी जननायक के तौर पर प्रोजेक्ट करते नजर आते हैं और राज्य में तीसरे मोर्चे की राजनीति करने का सपना भी देख रहे हैं। उनके बयान का लब्बो-लुबाव यह था कि अधिकांश राजपूत शासक मुगलों से लड़ने के बजाय उनके सामने झुक गए। इस बयान के तुरंत बाद क्षत्रिय करणी सेना के अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे पूर्वजों और क्षत्राणियों का अपमान बताया और कहा कि हनुमान बेनीवाल को इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। करणी सेना ने पाली, अजमेर, नागौर समेत कई जिलों में प्रदर्शन किए। हनुमान बेनीवाल के पुतले फूके गए, पोस्टर जलाए और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की चेतावनी दी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जो हैं, उन्होंने भी बेनीवाल को आड़े हाथों लिया। राठौड़ ने कहा कि राणा सांगा, राणा कुंभा, पृथ्वीराज चौहान, दुर्गादास राठौड़ जैसे महान योद्धाओं का इतिहास पढ़िए फिर बोलिए। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि हनुमान बेनीवाल को इतिहास की जानकारी नहीं। जरा सुनिए किस तरीके से मदन राठौड़ ने हनुमान बेनीवाल पर निशाना साधा। देखिए, हनुमान जी इतिहास पढ़ते नहीं है, उनको समय नहीं मिलता, ये मेरी तेरी करने से ही फुर्सत नहीं है, इसलिए वो इतिहास पढ़ते नहीं है। बाकी पढ़े तो उनको कई हमारे गौरवपूर्ण इतिहास की जानकारी मिलेगी, तो वो ऐसी बात नहीं करें। यानी मामला केवल इतिहास का नहीं रहा, अब यह राजपूत अस्मिता और उसके अपमान की लड़ाई बन चुका है।
अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं। बीते विधानसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल की पार्टी का प्रदर्शन जो रहा था वो अच्छा नहीं रहा। इसके बाद उपचुनाव में भी हनुमान बेनीवाल को मुंह की खानी पड़ी। खींवसर सीट पर हुए उपचुनाव में आरएलपी का प्रदर्शन निराशाजनक ही रहा। खींवसर विधानसभा सीट से बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल वो चुनाव हार गई। ये वही सीट है जहां से हनुमान खुद विधायक रहे थे। आरएलपी को उम्मीद थी कि वो इस सीट को बरकरार रख पाएंगे, लेकिन बीजेपी ने यहां पर बाजी मार ली थी। इस हार से पहले खुद हनुमान बेनीवाल ने कैंपेनिंग के समय इशारा दिया था कि अगर मैं चुनाव हार गया तो 20 साल का सियासी संघर्ष खत्म हो जाएगा। उनका वो बयान बताता है कि बेनीवाल को अपनी धीरे धीरे सरकती राजनीतिक जमीन का एहसास उस वक्त हो चुका था और उस पर आखिरी मोहर खींवसर सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजों ने लगा दी। अब फिर से हनुमान बेनीवाल को राजनीतिक पकड़ मजबूत करनी है और यही वो बिंदु है जहां उनका राजपूत बनाम जाट वाला कार्ड सामने आता है। हनुमान बेनीवाल खुद जाट समुदाय से आते हैं और शुरुआती दिनों में उन्होंने कांग्रेस और फिर बीजेपी में रहते हुए जाटों की आवाज बुलंद की। बाद में जब उन्होंने आरएलपी बनाई तो उनका पूरा ध्यान जाट बाहुल्य सीटों पर रहा। राजस्थान में जाट समुदाय की संख्या करीब 10 से 12% के आसपास है और ये राज्य की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाते हैं, खासकर नागौर, बीकानेर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू और चुरू जैसी बेल्ट में। लेकिन जाट बनाम राजपूत की जंग से हनुमान बेनीवाल नागौर क्षेत्र में अपनी खोई सियासी जमीन को जरूर वापस पाने की कोशिश करना चाहते हैं। बेनीवाल समझते हैं कि राजस्थान में जाट समुदाय में एक राजपूत विरोधी मनोवृत्ति हमेशा से मौन रूप से रही है, जिसका फायदा उठाया जा सकता है। उन्होंने इस बार इस मनोवृत्ति को मुखर कर दिया। एक बयान देकर जाटों को यह संदेश दिया कि वो जाटों की अस्मिता की बात कर रहे हैं, जबकि राजपूतों ने तो मुगलों से समझौते किए। देखिए, दोनों ही मार्शल कौम मानी जाती हैं और ये अब जाट अस्मिता की लड़ाई बनाना जो हनुमान बेनीवाल हैं वो चाहते हैं कि देखिए राजपूतों से बेहतर जाट हैं, क्योंकि कई राजपूत जो राजा थे उन्होंने मुगलों के सामने सरेंडर किए हैं। यहां यह भी ध्यान देना जरूरी है कि बेनीवाल पहले भी बीजेपी पर यह आरोप लगा चुके हैं कि उन्होंने मीना बनाम गुज्जर और राजपूत बनाम जाट का खेल खेला है। अब शायद वो उसी रणनीति को खुद को रीस्टैब्लिश करने के लिए उसी रणनीति को उलटने की कोशिश कर रहे हैं। करणी सेना विशेषकर युवा वर्ग में राजपूत अस्मिता का प्रतीक मानी जाती है। पद्मावत विवाद के बाद भी इसकी पकड़ और मजबूत हुई है। ऐसे में जब बेनीवाल जैसे प्रभावशाली नेता करणी सेना की भावनाओं को आहत करते हैं, राजपूत समाज की भावनाओं को आहत करते हैं, तो उसका सीधा असर जमीनी राजनीति पर दिखाई देता है। और बेनीवाल शायद यही चाहते हैं। करणी सेना के विरोध से उन्हें खुद को जाट समाज के अपमान के खिलाफ खड़े नेता के तौर पर पेश करने का एक मौका मिलेगा और यहीं उन्हें जाटों के इकलौते प्रतिनिधि की पोजीशन यही मौका दिला सकता है। बेनीवाल का बड़ा वोट बैंक युवा है। पेपर लीक, बेरोजगारी, भर्ती घोटाले जैसे मुद्दों पर उन्होंने हमेशा आक्रामक रुख अपनाया है। उनका यह नैरेटिव था कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों भ्रष्ट हैं और युवाओं की बात नहीं करते। लेकिन हालिया समय में बेरोजगार आंदोलन पर भी आरएलपी का प्रभाव कम होता दिखा। इसलिए अब बेनीवाल को एक संवेदनात्मक, भावनात्मक मुद्दा चाहिए था, जिससे वो युवाओं और अपने पुराने वोट बैंक को फिर से गोलबंद कर पाए। राजपूतों की वीरता पर चोट करके उन्होंने एक शोर तो खड़ा कर दिया और शायद उसी शोर में वो खुद को सुनवाना भी चाहते हैं। बीजेपी ने बेनीवाल के इस बयान की आलोचना की, लेकिन उतनी तीव्रता से नहीं जितनी करणी सेना कर रही है। इसका कारण साफ है, बीजेपी नहीं चाहती कि जाट वोट बैंक पूरी तरह बेनीवाल के पास चला जाए। वही कांग्रेस पूरी तरह से मौन है। शायद वो चाहती है कि बेनीवाल और करणी सेना आपस में उलझें ताकि उसका फायदा किसी तीसरे विकल्प के तौर पर उसको मिल जाए। अब देखिए, जिस तरीके से, जिस रणनीति को लेकर हनुमान बेनीवाल आगे बढ़ रहे हैं, उसमें क्या कुछ फायदे हैं उनके लिए। जाटों में अस्मिता का मुद्दा उठाकर खुद को समुदाय का सबसे मुखर नेता वो बताना चाहते हैं। युवाओं के बीच एक बार फिर तेज तर्रार, सिस्टम से लड़ने वाले नेता की छवि भी बनाना चाहते हैं। मीडिया में बने रहना और सियासी विमर्श को अपनी तरफ मोड़ना,
ये इनको जो है इस तरह के बयानों से और इस तरह के बयानों पर हो रही पॉलिटिक्स से हासिल हो सकता है। अब इसके खतरे क्या हैं, ये भी जानना जरूरी है। दरअसल राजपूत समाज के एक बड़े हिस्से को पूरी तरह से नाराज कर देना ये हनुमान बेनीवाल के लिए ठीक नहीं है। करनी सेना जैसे संगठनों के आक्रामक विरोध का भी उनको सामना करना पड़ेगा। बीजेपी और कांग्रेस के लिए एक मौका बन जाता है जाट राजपूत टकराव को दिखाकर ध्रुवीकरण करना। राजस्थान की राजनीति में कोई भी नेता सिर्फ अपने समुदाय की मदद से बड़ा नेता नहीं बन सकता। हनुमान बेनीवाल ये बात जानते हैं, लेकिन वो इस समय पॉलिटिकल सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके लिए जाट समुदाय का गोलबंद होना सबसे महत्वपूर्ण है। यही उनका पहला किला है। यही वजह है कि उन्होंने इतिहास, अस्मिता और समाज को मिलाकर ऐसा बयान दे दिया जो राजपूत समाज की भावनाओं को कुरेदता है, बहस को जन्म देता है और खुद को फिर से केंद्र में लाने की कोशिश करता है। आने वाले दिनों में अगर बेनीवाल इस मुद्दे को सही ढंग से संभालते हैं तो उन्हें कुछ फायदा मिल सकता है, लेकिन अगर मामला बिगड़ा और राजपूतों का विरोध और तेज हुआ तो यह बयान उनके लिए राजनीतिक सेल्फ गोल भी बन सकता है। अब ये राजनीतिक सेल्फ गोल बनेगा या फिर हाई रिस्क रिवॉर्ड के तौर पर हनुमान बेनीवाल खुद को जाट समुदाय की अस्मिता के लिए खड़े रहकर लड़ने वाले इकलौते नेता की छवि दिला पाएंगे? इसी सवाल के साथ इनसाइड स्टोरी में इतना ही। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, सवाल और राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार। ना किसी और लिंक की जरूरत, ना किसी कंफ्यूजन की, बस एक क्लिक। राजस्थान बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे सबसे पहले TV9hindi.com पर।